So we are going to start with new chapter from today. It is a very small chapter. और आपका जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 20% इन 11th स्टैंडर्ड एंड रिमेनिंग 80% इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिज्म का भी वैसा ही है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको 11th में है और 11th में आपको मैग्नेटिज्म में सिर्फ दो दो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक है बार मैग्नेट और एक है अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके ऊपर बाकी जितना भी मैग्नेटिज्म है वो सारा का सारा 12th में जाएगा। इवन चैप्टर का सीक्वेंस भी सेम है। अब सीक्वेंस सेम रखने के पीछे एक रीजन होता है। फिजिक्स का जो सिलेबस है ना, खासकर पार्ट टू में सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जैसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके आगे आएगा। तो 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने सीखा पॉइंट चार्जेस के बारे में। 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू विल लर्न अबाउट फॉर एग्जांपल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फीयर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वायर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन प्लेन शीट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक थिन प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्जेस है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिन प्लेन शीट। देन उसके आगे अगर आप देखोगे तो इन 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिज्म से कनेक्ट करना है। मैग्नेटिज्म से कनेक्ट तब होता है जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स पता हो। तो फॉर 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देखोगे उसके आगे यू विल टॉक अबाउट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर कैपेसिटर्स, ये सब आएगा। अब जब चार्जेस मूव होते हैं, व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग, देयर आर टू थिंग्स व्हिच कैन हैपन। मोशन ऑफ चार्जेस लीड्स टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम डिफाइन भी वैसे करते हैं, चार्जेस मूविंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सिक्वेंशियली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद कौन सा चैप्टर था, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। 12th में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इमीडिएटली बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, सिर्फ नाम अलग है, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया है, सब वही है। एंड देन एज आई टोल्ड यू व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग टू थिंग्स हैपन। एक तो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करना है विच गोज इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर टू, व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग दे आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स। तो चार्जेस जब तक रेस्ट पे हो, मोशन में नहीं हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब चार्जेस मूव होने लगते हैं तो क्या होता है साथ में, मैग्नेटिक फील्ड। सो मूविंग चार्जेस इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप देखोगे ना 11th चैप्टर मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स के इमीडिएटली बाद आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म। 11 में भी 12th में भी सेम। तो 12th में तो चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। तो whenever charges move, whenever charges start moving, they produce magnetic field, and when they are at rest they produce only electric field. So static charges produce electric field, moving charges produce मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे चीजें काम में भी बहुत आती है। बेसिक्स तो आपको लगेगा, बेसिक्स क्लियर होना ही चाहिए, क्यों काम में आती है। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट, मेरे साथ ही होता है, मेरे को पता है ये। दे फॉर एन इंटरव्यू मुझे पूछा कि हाउ डू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आपको बेसिक्स पता है तो मैंने बोला चार्ज को धक्का दे दो। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चार्ज को धक्का दे दो, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, राइट। तो वॉज अ वेरी फनी आंसर, लेकिन इंटरव्यूअर को समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन यू ब्रिंग चार्जेस इन मोशन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक्स तो आपको लगेगा, तो बेसिक्स साथ में लेके चलो एंड सीक्वेंस देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिज्म। एंड एज आई टोल्ड यू हमको 11th में ज्यादा डेप्थ नहीं है मैग्नेटिज्म का, हमको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं, वो भी बार मैग्नेट के और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। तो सबसे पहले वी शुड नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको याद होगा हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा कुछ तो देखा था, याद है क्या साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा एक टॉपिक हमने देखा था। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस याद है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझना इजी है और याद रखना ही नहीं है। डू यू एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट वर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, भूल गए सब कुछ? चलो कोई बात नहीं, क्या ध्यान दो, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इफ यू फॉरगेट, कोई इशू नहीं है। आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज लिया, इफ आई टेक वन मोर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये जो दूसरा चार्ज है ना, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? +1 कूलम। तो मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, राइट। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट मूविंग अवे, ऐसे ही होगा ना, राइट। और अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो क्या होगा? रिपेल होगा, अवे। इसकी पोजीशन और चेंज की तो क्या होगा? रिपेल होगा, अवे। तो हमने ऐसा लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड अवे। क्या था क्लियर? नाउ इमेजिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इसके पास में मैंने एक नेगेटिव चार्ज भी रख दिया। अब बताओ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव +Q चार्ज रिपेल कर रहा है और -Q चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होने वाला है कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आए। इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बराबर, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सिंपल मतलब है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में ऐसा लिखा था, अगर आपको याद होगा, और दिख भी रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ खत्म हो रहा है? नेगेटिव चार्ज, बराबर। तो हमने पहले प्रॉपर्टी में लिखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब सब समथिंग सिमिलर मैग्नेट्स में भी होता है। आप सबको मैग्नेट तो पता होंगे ही, नहीं पता होंगे तो मैं अभी अगले टॉपिक में डिटेल में बताने वाला हूँ। नॉर्मल जो हम लोग मैग्नेट लाते हैं ना, नॉर्मल, वो अलग अलग शेप में मिलते हैं, ओवल शेप में, रिंग शेप में, ऐसा भी एक मिलता है, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बार मैग्नेट। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखा, वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, बराबर, राइट, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना लिखा? +Q। नेगेटिव कितना लिखा? -Q। वैसे ही नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को हम लोग +QM बोलते हैं, और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को हम लोग -QM बोलते हैं। QM इज नॉट चार्ज, इट इज पोल स्ट्रेंथ। जैसे आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस थे, वहां पे दो पोल्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। Similarly, magnetic field line will start from north pole to south pole. So magnetic field line starts from north pole and ends at south pole. ऐसा नहीं होता है, it forms loop-like structure. तो ये सही है कि magnetic field line start from north pole, right? Correct, and ends at south pole, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन if you see the basic difference, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, वो लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है क्या? नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम बोलने के पे मैं बोलूंगा आर डायरेक्टेड फ्रॉम, आर डायरेक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? कहा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
and they form closed loops, and they form closed loop, unlike electric lines. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में क्लोज लूप बनता नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में क्लोज लूप बनता नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में क्लोज लूप बनता है, ये पता होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी याद रहेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, कहाँ खत्म होते हैं, नेगेटिव। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में क्लोज लूप नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप होता है। अब ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने ना आगे जाके एक प्रॉपर्टी लिखा था, हमने बोला था कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर जा ही नहीं सकते, लिखा था हमने, प्रॉपर्टी में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट go inside the conductor and hence electric field inside the conductor is zero. लेकिन यहाँ पे you see magnetic field lines they penetrate, they go inside the magnet, तो magnetic field inside the magnet zero होगा क्या, नहीं होगा। गुड। इसके बाद आपने एक सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, any two electric field lines never intersect each other, है ना। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, उसका भी रीजन था, मतलब अगर मेरे पास ऑफ कोर्स एक फील्ड लाइन तो होता नहीं, बहुत सारे फील्ड लाइंस होते हैं, यू हैव n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसे फील्ड लाइंस है। और आप देखोगे तो कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाते, क्यों, अगर इंटरसेक्ट हो गए तो प्रॉब्लम क्या है, अगर इंटरसेक्ट हो गए तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होते हैं। अब डायरेक्शंस मतलब क्या, मैं आ रहा हूं सेकंड नंबर पॉइंट पे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो। तो द टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा स्लो डाउन करता हूँ पेज को, लेकिन थोड़ा कनेक्ट करो क्योंकि सिंपल टॉपिक है। हमको आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना था, जो हमने स्टार्ट कर दिया। एंड मैग्नेटिज्म अगर तुमको समझना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पता होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पता होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पता होंगे तो मैग्नेटिज्म समझने में आसानी होगी। तो ये दोनों टॉपिक दे आर कनेक्टेड। इफ यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू विल अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म, और आगे जाके भी जैसे गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे मैग्नेटिज्म में भी एक लॉ आएगा, एम्पियर्स लॉ। तो बहुत कनेक्टेड टॉपिक है, तो आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिज्म समझ में आएगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स भी नाम है इसका मैग्नेटिज्म का। तो बेसिकली विल स्किप व्हाट इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरत नहीं है वो छोड़ देंगे, लेकिन जो जरूरत है वो पता होना चाहिए आपको। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिफाइन किए थे, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज बहुत सारे देखे थे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बराबर, राइट। तो सिमिलरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लूप जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते। लूप मतलब क्लोज पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं क्या, यस, दे फॉर्म क्लोज लूप अनलाइक इलेक्ट्रिक लाइंस। यहां तक क्लियर। फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मुझे अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या ड्रॉ करूंगा, टैंजेंट। तो टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टैंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेम है, द टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
So the tangent drawn at any point on a magnetic line gives direction of magnetic field, at that point. गुड। देन तीसरा प्रॉपर्टी, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों? अगर तुम बोल रहे हो सेकंड प्रॉपर्टी से कि किसी भी पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा, बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो दो टेंजेंट आ गए, एक यहाँ गया एक वहां गया। इसका मतलब क्या? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही सोर्स है, अगर एक ही सोर्स है, जैसे एक चार्ज है, तो एक चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पे एक ही हो सकता है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास एक ही मैग्नेट है, इफ आई हैव अ सिंगल मैग्नेट, तो सिंगल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ गिवन पॉइंट कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम है यहाँ पे। तो नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते, राइट, तो क्या होता? सिंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता? हम्म देयर विल बी two directions of magnetic field, which is not possible, of course. Then, तो यहां तक क्लियर? ये पहले तीन प्रॉपर्टी क्लियर हुए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are directed from north pole to south pole and they form a closed loop, unlike electric field lines. Number two, the tangent drawn to any point of magnetic field line give direction of magnetic field at that point. No two magnetic field lines can intersect each other, since at the point of intersection there will be two different directions of magnetic field, which is not possible. Number four, last, आपको याद है जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया में से क्रॉस होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने ऐसा एक एरिया लिया था, हमने बोला था कि इस एरिया में से जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। बहुत है ना ऐसा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में प्रॉपर्टी लिखा था हमने, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे भी वैसा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given area gives the strength of magnetic field at that point. So the number of magnetic field lines passing through a given area gives strength of magnetic field at that point. तो ज्यादा लाइंस होंगे तो ज्यादा फील्ड का वैल्यू होगा, कम लाइंस पास होंगे तो कम फील्ड का वैल्यू होगा। और नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया को तुम डेंसिटी भी बोलते हो। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये सारे नोट्स में चारों के चारों पॉइंट्स है, सिर्फ थोड़ा सा सेंटेंस का फ्रेमिंग अलग होगा। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आई थिंक लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो डोंट वरी,
सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, जितने कम पास होंगे उतना कम वैल्यू होगा। डन, बाकी कुछ नहीं है। तो ये चार ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमको फिलहाल। तो यू मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फिलहाल हमको जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट वी नीड। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गुड। तो बताओ, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस electric field, and when charges start moving they produce magnetic fields. Very good. तो अब हमको पता होना चाहिए, जैसे हमने गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था, वैसे ही हम अभी डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको भी डिनोट करेंगे फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम डिनोट करते हैं फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम डिनोट करते हैं फाई से। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ, पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। मतलब ऐसा है कि मेरे पास एक एरिया है, वी हैव सम एरिया, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं इस एरिया को, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हाउ विल यू डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स? The number of magnetic field lines passing through a given area normally is defined as magnetic flux. Simple. The number of magnetic field lines, the number of magnetic field lines passing normally through a given area, passing normally मतलब perpendicular, normally through a given area, is defined as magnetic flux. अब इफ यू रिमेम्बर, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला बनाया था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वैसा ही एक फॉर्मूला बना लेंगे। तो इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था, ds। एरिया एलिमेंट, d स्टैंड्स फॉर स्मॉल, s मतलब सरफेस, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट। और ऐसा प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू दिस एरिया इन सम अदर डायरेक्शन। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। यहाँ पे एरिया है, उसमें से फील्ड लाइन पास भी हो रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया था, हमने एरिया को वेक्टर बना दिया था। और क्योंकि नॉर्मली अब तक तुम एरिया को स्केलर क्वांटिटी मान के चल रहे थे, तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने अभी इसको बना दिया वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन भी आ गया। और इफ यू रिमेंबर, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय नॉर्मल टू द एरिया। अगर मेरा हाथ एक एरिया है, मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा? इसी पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, बन गया, राइट? दैट इज द इजीएस्ट वे। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया? नॉर्मल टू इट, उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एंड देन ये एंगल जो है ना, ये एंगल है थीटा। अब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होना चाहिए था, क्योंकि फ्लक्स तो डेफिनेशन ही वैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली। अब यहाँ तो नॉर्मल हो नहीं रहा, फिर हमने दो कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट यहाँ था और एक कंपोनेंट यहाँ था। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस कंपोनेंट है, और ये कौन है? साइन कंपोनेंट है, बराबर, राइट? तो कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल पास हो रहा है? कॉस। वेरी गुड, कॉस। तो साइन का काम ही नहीं है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन ये हमने लिखा था E cos थीटा इंटू ds, बराबर, मतलब EDS cos थीटा। और EDS cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं E बार डॉट ds बार, इसको हमने बोला था फ्लक्स। अब ये सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है ना, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड है,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया में से पास हो रहे हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में एरिया को डीएस नहीं लिखा है, एरिया को ए लिखा है, तो हम भी ए लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए लिख दो, द सेम थिंग। सिर्फ वो स्मॉल एरिया था तो डीएस 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 बोल रहे थे, यहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा लिया होगा तो ए बोल देंगे, चलो ए। तो एरिया का डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्मल टू द एरिया। तो कौन सा कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है, कॉस, मतलब क्या, बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू एरिया, एरिया क्या लिखोगे, ए, ए। तो फ्लक्स, व्हाट विल बी फ्लक्स, फ्लक्स क्या आएगा, बी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट ए बार, हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, करेक्ट, राइट। और इंटरेस्टिंगली ये चैप्टर में ना आपको डिराइव करना ही नहीं है, यहाँ तो पूरा ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा देखा था, तो इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में ऐसा होगा, अब वही है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, गुड। तो फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ ई की जगह पे बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और अगर आपको याद है, जो याद होना चाहिए वैसे, तो ये फ्लक्स आ गया, फ्लक्स, अगर आपको याद होगा, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, याद है, डब्ल्यू बी, व्हाट इज डब्ल्यू बी, वेबर। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या था, वेबर। कितने लाइंस एक गिवन एरिया को परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं उसको वेबर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, वेबर, क्या है, वेबर। तो फिर हमको अगर ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स पता है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा यूनिट मिल जाएगा। व्हाट इज फ्लक्स, बी कॉस थीटा इंटू ए। तो व्हाट इज बी, बी क्या आएगा यहां से, फ्लक्स अपॉन ए कॉस थीटा, सही है ना, बराबर, सही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या था, वेबर, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा नंबर होता है, एंगल इज डायमेंशनलेस एंड कॉस साइन टैन कॉट एनीथिंग ऑफ दैट एंगल इज डायमेंशनलेस। तो कॉस का डायमेंशन नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है, तो क्या आ गया, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोलता है टेस्ला, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, बराबर, करेक्ट। लेकिन ये जो टेस्ला है ये बहुत बड़ा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं मीटर किलोमीटर में नहीं मेजर करूंगा, मैं करूंगा सेंटीमीटर में। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड्स की जो टिपिकल वैल्यूज होती है ना, टिपिकल मतलब जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो 1 टेस्ला से बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। तो हमको टेस्ला यूनिट नहीं यूज करना होता है। जैसे वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम मीटर नहीं यूज करते, क्या करते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं यूज करते, क्या करते हैं, सीजीएस। तो सिमिलरली टेस्ला नहीं मेजर यूज होगा, क्या होगा, गॉस। तो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। और एक टेस्ला में होते हैं 10⁴ गॉस, कितने, 10⁴ गॉस। और देखो क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कंफ्यूज होने का पॉइंट ही नहीं है, ऐसा सिस्टम ये बड़ा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम ये छोटा सिस्टम है। अगर मैं 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाऊं तो 10⁻+ लिखना पड़ेगा ऊपर, +2, सही है ना। अगर मैं 1 जूल को अर्ग में लिखूं, याद है क्या, 10⁵ की 7, पक्का, ओके। उसके बाद अगर एक एक न्यूटन को डाइन में लिखना है तो 10⁵, पक्का, ओके। आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, चेक कर लेना एक बार, राइट। तो यू सी, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा है, राइट हैंड साइड पे सीजीएस है, और 10 का सारे पावर पॉजिटिव है, क्योंकि सीजीएस छोटा सिस्टम है। तो यहाँ पे भी तो वही किया ना आपने, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस,
और जब तुम सीजीएस से एसआई में आते हो से माइनस कर देना। तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻², 1 अर्ग इज 10⁻7, 1 डाइन इज 10⁻5 न्यूटन एंड 1 गॉस इज 10⁻4 टेस्ला। बराबर, यहाँ तक क्लियर है? श्योर श्योर। तो what we have done so far is we have defined what is magnetic flux, the number of magnetic field lines passing through a given area normal to it is defined as magnetic flux. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है b बार डॉट a बार विच इज बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो b क्या आ गया? फाई अपॉन a कॉस थीटा। फ्लक्स मतलब फाई, ये वेबर में मेजर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को तुम बोलते हो टेस्ला, विच इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलते, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नया नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसका ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। और 1 टेस्ला में कितना गॉस है? 10⁻4 गॉस। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। तो विल नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बार मैग्नेट। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो सिंपल है तो सिंपल रखेंगे इसको, बार मैग्नेट। अभी आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको बार मैग्नेट पता नहीं, सब पता है आपको बार मैग्नेट। चलो ध्यान दो, दिस चैप्टर इज मैक्सिमम ऑफ 2 लेक्चर्स, मैक्सिमम। अभी बार मैग्नेट के बारे में तुमको क्या पता है? अ बार मैग्नेट इज सेड टू हैव 2 poles, north pole and south pole, with pole strength of plus qm and minus qm respectively. A bar magnet is said to have 2 poles, plus qm and minus qm, मतलब north pole and south pole, with pole strength of plus qm and minus qm. अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो इज, हम अब तक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलरिटी क्या है वो देखते हैं कि क्या सेम है। मैंने आपको बताया क्या क्या सेम था, जैसे वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ है। प्रॉपर्टीज सेम क्या है वो हमने देखा, पर डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ मेरे पास सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सिर्फ माइनस क्यू चार्ज है। मैग्नेट में नहीं बोल सकते। मैग्नेट में जब भी मैग्नेट है तो दोनों पोल्स है। आप बोलोगे क्या अगर हम इसको कट कर लें तो 2 टुकड़े बना ले? तो हाँ, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल वापस बन जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे इलेक्ट्रिक मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, वैसे मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो मैग्नेट के केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ और साउथ तुम अलग अलग कर ही नहीं सकते हो, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। बराबर। तो सिंस अ मैग्नेट हैज 2 poles, hence it is called as magnetic dipole. अभी तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी याद करना पड़ेगा फिर, क्योंकि तुमने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल बोल दिया। तो अभी तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल याद होगा, तो जैसे तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है तो मैग्नेटिक डाइपोल समझ में आ जाएगा। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? Q इंटू 2L। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं और हम डिफाइन भी वैसे करते हैं, 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे यहाँ पे 2 मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is directed from negative to positive. Electric dipole moment is a vector quantity directed from negative to positive, or by definition it is defined as product of magnitude of one of the charges. दोनों में से कोई भी एक चार्ज लो,
और किससे मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो दोनों चार्जेस में डिस्टेंस कितना था, 2l, l प्लस l 2l। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस कितना है, 12। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल एम। या तो स्मॉल एम या किसी बुक में इसको म्यू भी डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू, करेक्ट। Electric dipole moment was defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges. Magnetic dipole moment is defined as the product of magnitude of one of the pole strength into distance between the two poles. बराबर exactly same है। डायरेक्शन क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव पोल कौन सा है, साउथ, तो डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर, क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, वेरी गुड। ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, पोल स्ट्रेंथ, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, सही है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर में इनटू डिस्टेंस मतलब मीटर, तो क्या आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कैन यू टेल मी डायमेंशंस। इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे नीट में, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता ही नहीं। इसके लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर तुमको ऐसा यूनिट पता होगा तो आपको डायमेंशन निकालते आएंगे। अभी तो बोला मैंने एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब L⁻²। सही है। एम्पियर मतलब करंट, ए लिखो या आई लिखो, ठीक है, I1L2 हो गया, डायमेंशन मिल गए। हाँ ऑफ कोर्स तुम अलग तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन दैट इज व्हाट आई प्रिफर। हाँ था क्लियर, पक्का पक्का। तो अब तक तुमको बार मैग्नेट के बारे में क्या समझ में आया, इट इज सेड टू हैव two poles, north and south, with strength of plus qm and minus qm. Since magnetic monopole does not exist, मतलब north और south pole तुम अलग कर ही नहीं सकते हो, hence magnet is said to have magnetic dipole. और what is magnetic dipole moment? It is the product of magnitude of one of the pole strength into distance between the two poles. Magnetic dipole moment define कर लिया, it is a vector quantity which is directed from south to north. SI unit of pole strength is ampere meter and that of dipole moment is ampere meter square. अब अगर आपको याद होगा, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पॉइंट चार्जेस से जो लाइन पास होती है, इसको हमने क्या बोला था, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे यहाँ पे भी है, a straight line passing through both the poles of a magnet is called as axis of magnet. तो ये axis of magnet है। Then if you remember, a straight line passing through center of dipole but perpendicular to axis was called as equator. यहाँ पे भी वैसा ही है, a straight line passing through center of magnet but perpendicular to axis is called as इक्वेटर। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, जैसे मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अर्थ का मैग्नेटिज्म स्टडी करना है और अर्थ बिहेव लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। तो तुमको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो तुमको अर्थ का मैग्नेटिज्म का एक भी फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। गुड। व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? और स्ट्रेट लाइन
passing through both the poles of a magnet is called as magnetic axis. What is magnetic equator? A straight line passing through the center of magnet and perpendicular to the axis is called as magnetic axis, magnetic equator. Very good. Now clear? इसके आगे का देखेंगे हम लोग कल.